भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी के सेक्शन 124 ए में राजद्रोह कानून का उल्लेख किया गया है। इसे 1870 ईस्वी में आईपीसी में शामिल किया गया था। यह कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्हों का या संविधान का अपमान करता है या उसे नीचा दिखाने का प्रयास करता है या सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है तो उसके खिलाफ आईपीसी सेक्शन 124 ए के तहत राजद्रोह का केस दर्ज हो सकता है। इसके अलावा ऐसा कोई भाषण या अभिव्यक्ति जो देश में सरकार के खिलाफ घृणा, उत्तेजना या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है वह भी राजद्रोह के अंतर्गत आता है। अगर इस कानून के तहत सजा के प्रावधान की बात की जाए तो यह एक गैर जमानती अपराध है। इस कानून के तहत मिनिमम 3 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। जिस व्यक्ति पर राजद्रोह के कानून के तहत चार्ज लगा हो वह कोई सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता। इस कानून के तहत आरोपी व्यक्ति को बिना पासपोर्ट के रहना होगा और कोर्ट के हर बुलावे पर पेश भी होना होगा। आज़ादी से पहले इस धारा का इस्तेमाल स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने और स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए किया जाता था। इसका इस्तेमाल महात्मा गांधी, भगत सिंह और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ भी हुआ। महात्मा गांधी को जब इस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया तब गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनमें ये सबसे हास्यास्पद और डरावना है। अगर किसी को सरकार की किसी बात से परेशानी है तो उसके पास इसे व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उसे ये आज़ादी तब तक होनी चाहिए जब तक वो अपनी किसी बात से नफरत या हिंसा नहीं भड़काता। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद कई नेताओं ने देशद्रोह के कानून को हटाने की बात कही, लेकिन जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ तो उसमें भी धारा 124 ए को जोड़ दिया गया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने अनुच्छेद 19(1) ए के तहत बोलने की आज़ादी को सीमित करने के लिए संविधान संशोधन लाया, जिसमें प्रावधान किया गया कि बोलने की आज़ादी पर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस कानून में एक बड़ा बदलाव किया। इंदिरा गांधी की सरकार में देशद्रोह को संज्ञेय अपराध बनाया गया, यानी कि इस कानून के तहत पुलिस को किसी को भी बिना वारंट के पकड़ने का अधिकार दे दिया गया। अब हम देखेंगे कि इस कानून का विरोध क्यों किया जा रहा है। इस कानून का विरोध करने वालों का तर्क है कि सरकार इसका गलत इस्तेमाल कर रही है। सरकार अपने विरोधियों पर इस कानून का इस्तेमाल कर रही है। उनका तर्क ये भी है कि जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है तो उस पर देशद्रोह का केस लगा दिया जाता है। विरोध करने के पीछे एक कारण यह भी है कि इस केस में गिरफ्तारियां तो बहुत होती हैं लेकिन दोषी बहुत कम साबित हो पाते हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2014 से धारा 124 ए के तहत दर्ज केस का रिकॉर्ड रख रही है। एनसीआरबी के मुताबिक 2014 से 2020 तक राजद्रोह के 399 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 603 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि महज 13 लोगों पर ही दोष साबित हो सका है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब ज़्यादातर लोगों पर दोष साबित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि मुकदमे गलत दायर हो रहे हैं। जब अदालतों में इस कानून पर सवाल उठाए गए तब क्या हुआ? आज़ादी के बाद 1951 में तारा सिंह गोपीचंद मामले में पहली बार किसी अदालत ने इस कानून पर सवाल उठाए। तब पंजाब हाईकोर्ट ने धारा 124 ए को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध माना था। इसी प्रकार बिहार के रहने वाले केदारनाथ सिंह पर जब भाषण देने पर राज्य सरकार ने राजद्रोह का केस दर्ज किया तो इस मामले में 1962 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना कर देने भर से राजद्रोह का मुकदमा नहीं बनता। इस मामले में तभी दंडित किया जा सकता है जब उससे हिंसा भड़कती हो। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को आज भी धारा 124 ए से जुड़े मामलों के लिए मिसाल के तौर पर लिया जाता है। साथ ही पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। तब जून 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को निरस्त कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ सिंह मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि हर नागरिक को सरकार की आलोचना करने का हक है, बशर्ते उससे कोई हिंसा न भड़के। इसके बाद एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ 2022 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के 152 वर्षीय औपनिवेशिक युग के दंडात्मक प्रावधान को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान भारत सरकार ने अपने हल्फनामे में कहा कि उसने आईपीसी की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के प्रावधानों की फिर से जांच और पुनर्विचार करने का फैसला किया है। सरकार द्वारा यह भी कहा गया है कि एक बार पुनर्विचार हो जाने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो इसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है, लेकिन न्यायालय का विचार था कि
जब तक सरकार द्वारा इस कानून पर पुनर्विचार किया जा रहा है तब तक इसका उपयोग करना अनुचित होगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को कहा कि जब तक मामला विचाराधीन है वे राजद्रोह के तहत कोई मामला दर्ज न करें। राजद्रोह के कानून की सबसे बड़ी खामी यह है कि ये काफी खराब और कमजोर तरीके से परिभाषित की गई है। इसमें उल्लेख किए गए शब्द गणना या अवमानना में लाना या असंतोष भड़काने की कोशिश को अपनी सुविधा अनुसार कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है और इसी स्थिति का फायदा उठाकर सरकार या पुलिस उन बेगुनाह नागरिकों को परेशान करती है जो कि सरकार या उसका विरोध करते हैं। हमारे सामने इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि नागरिक संशोधन कानून यानी कि CAA के विरोध प्रदर्शन में शामिल 25 लोगों, हाथरस गैंग रेप के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे 22 लोगों और पुलवामा हमले के बाद 27 अलग अलग लोगों के ऊपर राजद्रोह कानून के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ऐसे किसी भी विचार के अभिव्यक्ति जो कि सरकार के विचारों से असहमत और अलग हो उसे राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आयरलैंड जैसे कई देशों ने हाल ही के दिनों में देशद्रोह पर कानूनों को या तो कमजोर कर दिया है या पूरी तरह से हटा दिया है। इंग्लैंड में भी देशद्रोह के कानून को समाप्त कर दिया है। हमारे देश में अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो लॉ कमीशन ने अपनी 279वीं रिपोर्ट पेश की है। इसमें कहा गया है कि राजद्रोह से जुड़ी IPC की धारा 124A को रहने दिया जाए और उसमें कुछ कानूनी बदलाव किए जा सकते हैं। लॉ कमीशन इस बात से सहमत नहीं था कि इस प्रावधान के कारण विचार अभिव्यक्ति के तहत मिले अधिकार का उल्लंघन होता है। साथ ही लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एंटी टेरर कानून यानी कि UAPA कानून और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NSA का जो कानून है वह राजद्रोह से जुड़े कानून की जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। राजद्रोह कानून अलग तरह के अपराध को रोकने के लिए बनाया गया है। यह वैसे लोगों के खिलाफ लगाया जाता है जो देश को अस्थिर करने के लिए हिंसा फैलाते हैं या फिर चुनी हुई सरकार को अवैध और असंवैधानिक तरीके से पलटने की कोशिश करते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने कहा कि इस कानून के तहत सजा में भी बदलाव किया जा सकता है और सजा को जो पहले मिनिमम 3 साल थी उसे मिनिमम 7 साल तक किया जा सकता है, जो कि उम्र कैद तक हो सकती है। पिछले साल इस कानून की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए गए थे और सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, लेकिन लॉ कमीशन की रिपोर्ट से लग रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा इसे समाप्त या कमजोर किया जाना तो दूर बल्कि इसे मजबूत किया जाएगा। यहाँ पर बड़ी चिंता यह कानून नहीं है बल्कि इसका गलत इंटेंशन के साथ प्रयोग है। सरकार विपक्ष और अपने खिलाफ उठी आवाजों को दबाने के लिए इस कानून का प्रयोग करती है, जिससे कि काफी निर्दोष लोग इसका शिकार बनते हैं। सत्ताधारी सरकार को चाहिए कि इस कानून का प्रयोग कम से कम हो और वैसी परिस्थितियों में ही हो जहां की इसका प्रयोग किया जाना अति आवश्यक हो।